कहानी की शुरुआत होती है 1929 के पोलैंड से, जहां हर तरफ तबाही का मंजर है। हम मिलते हैं जनुष नाम के एक शख्स से जो एक मजबूत इरादे वाला फौजी है, लेकिन आज उसकी किस्मत उसे एक अंधेरे इंटरोगेशन रूम में ले आई है। सोवियत यूनियन की सीक्रेट पुलिस उस पर स्पाई होने का इल्जाम लगाती है। जन्नुज बार बार कहता है गुनाह है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हमें जन्नुज की पत्नी को दिखाया जाता है। वो बुरी तरह डरी हुई है और टॉर्चर के डर से जन्नुज के खिलाफ झूठी गवाही दे देती है। इसी एक झूठी गवाही की वजह से कोर्ट जानुश को 20 साल की सजा सुनाकर दुनिया की सबसे खौफनाक जेल सिबेरिया के गुलाग कैंप 105 भेज देता है। अब हमें सिबेरिया का वो मंजर दिखाया जाता है जहां ठंड इतनी ज्यादा है कि इंसान की सांस भी बर्फ बन जाए। ये कोई आम जेल नहीं है, बल्कि चारों तरफ हजारों माइल्स तक फैला हुआ एक बर्फीला रेगिस्तान है जहां से भगना नामुमकिन है। जब जनुष यहाँ पहुंचता है तो उसे सिखाया जाता है कि यहाँ जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्टर्नली काम करो या मर जाओ। इस जेल में दो तरह के कैदी हैं, एक वो जो बेगुनाह हैं और दूसरे वो जो असली कातिल हैं जिन्हें उर्की कहा जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेल के अंदर का माहौल कितना डरावना है। उर्की लोग जेल के असली दादा हैं। इनका लीडर है वल्का, एक खतरनाक कातिल जिसके पूरे जिस्म पर टैटूज बने हुए हैं। एक रात हमें दिखाया जाता है कि वल्का सिर्फ एक पुराने स्वेटर के लिए एक मासूम कैदी का कत्ल कर देता है। जनुष ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो हिप्नोटिज्म मार देगी या फिर ये कातिल उसे खत्म कर देंगे। तभी जनुष की मुलाकात खबारोव से होती है, जो जेल का एक पुराना कैदी है। खबारोव जनुष को एक राज बताता है कि यहाँ से भागने का एक रास्ता है, साउथ की तरफ, लेक बैकाल तक। जनुष को यह बात पहले तो पागलपन लगती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री है, लेकिन उसके दिल में आजादी की आग जल रही है। अब जनुष अपनी एक टीम बनाना शुरू करता है। सबसे पहले वो मिस्टर स्मिथ के पास जाता है, जो एक अमेरिकन इंजीनियर है और बहुत ही सख्त मिजाज आदमी है। स्मिथ को मनाने के बाद इस टीम में जोरन, तोमस और वॉस नाम के कैदी भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कातिल वल्का को इनके प्लान का पता चल जाता है और वो धमकी देता है कि अगर यूज साथ नहीं लेगा तो वो सब कुछ गार्ड्स को बता देगा। जनुष के पास कोई रास्ता नहीं बचता और यूज एक कतिल को साथ लेना पड़ता है। फिर एक तूफानी रात वो लोग जेल की वायर काट कर भग निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका साथी काजिक भटक कर बर्फ में जमकर मर जाता है। ये उनका पहला साथी था जो इस मौत के सफर की भेंट चढ़ गया। काजिक की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है, लेकिन जनुष के पास रोने का वक्त नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये 6 बचे हुए लोग अब साइबेरिया के घने और बर्फीले जंगलों में दाखिल हो चुके हैं। इनके पास ना कोई नक्शा है और ना ही कंपास, बस जनुष की वो पुरानी आर्मी ट्रेनिंग है जो उन्हें सितारों के जरिए रास्ता दिखा रही है। ठंड अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनकी सांसें जम रही हैं। यहाँ एक दर्दनाक सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। भूख की वजह से उनका जिस्म साथ छोड़ रहा है। तभी उन्हें एक मारा हुआ जानवर मिलता है। वल्का, जो कि एक पेशावर कातिल है, सोचे समझे उस कच्चे गोश्त पर टूट पड़ता है। मिस्टर स्मिथ और जनुष को एहसास होता है कि अगर वो इस तरह का अच्छा गोश्त खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं, लेकिन भूख सब कुछ भुला देती है। अब हमें उनका सफर दिखाया जाता है जो हफ्तों तक चलता है। धीरे धीरे उनके कपड़े फटने लगे हैं और जिस्म पर जख्म होने लगे हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उनका सामना एक बहुत बड़ी झील से होता है। ये है लेक बैकाल। इस झील को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जगती है, क्योंकि खबरोव ने कहा था कि यहाँ से रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस, लेक बैकाल जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम इरेना है। इरेना अकेली है और बुरी तरह डरी हुई है। वो बताती है कि वो भी एक कैंप से भागी है और उसके माँ बाप को मार दिया गया है। मिस्टर स्मिथ को शुरुआत में उस पर शक होता, लड़की उनकी रफ्तार कम कर देगी, लेकिन जनुष का दिल पिघल जाता है और वो इरेना को अपने साथ शामिल कर लेता है। इरेना के आने से ग्रुप का माहौल थोड़ा बदल जाता है। उसकी मासूमियत देखकर सबको अपने घर की याद आने लगती है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब सोवियत यूनियन की बॉर्डर के करीब हैं। हर तरफ गार्ड्स और पेट्रोल्स का डर है। वल्का, जो अब तक चुपचाप चल रहा था, अचानक रुक जाता है। वो कहता है कि वो आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक उर्की है और वो स्टालिन से डरता है, लेकिन वो रशिया से प्यार करता है। वो कहता है कि अगर वो बॉर्डर पार गया तो वो अपने मुल्क से गद्दारी करेगा। वल्का अपने साथियों को वहीं छोड़कर वापस अंधेरे में गुम हो जाता है। एक कातिल जिसने उनकी जान बचाई थी अब उनका साथ छोड़ चुका है। अब बचे हुए लोग मंगोलिया की बॉर्डर पार करते हैं, लेकिन वहां कम्युनिज्म के झंडे देखकर उन्हें समझ आता है कि आजादी अभी बहुत दूर है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक ऐसा मंजर जो साइबेरिया की ठंड से भी ज्यादा भयानक है। यह है गोबी डेजर्ट, मीलों तक फैली हुई तपते हुए रेत की चादर। सिबेरिया में दुश्मन ठंड थी, लेकिन यहाँ दुश्मन सुराज है जो उनकी खाल को जला रहा है। उनकी टीम अब कमजोर हो रही है। इरेना, जो एक मासूम लड़की है, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसके होंठ फट चुके हैं और वो हर कदम पर गिर रही है। हम देखते हैं कि उनके पास पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका है। यहाँ एक इमोशनल सीन आता है जहाँ मिस्टर स्मिथ और जनुष पानी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ धोखा यानी मिराज दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि सामने झील है, लेकिन पास जाने पर वो सिर्फ जलती हुई रेत निकलती है। भूख और प्यास की वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तभी उनका सामना एक खतरनाक मिट्टी के तूफान सैंडस्टॉर्म से होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेत में दाबे हुए हैं, जबकि तेज हवाएं उन्हें जिंदा दफन करने की कोशिश कर रही हैं। जब तूफान थमता है तो वो देखते हैं कि उनका रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इरेना की तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है। वो अब चलने के काबिल नहीं रही। जनुष उसे अपनी गोद में उठाता है, लेकिन सब जानते हैं कि बिना पानी के वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। एक रात जब वो लोग एक चट्टान के नीचे पनाह लिए हुए होते हैं, इरेना दम तोड़ देती है।
यहाँ सीन बहुत ही गमज़्यादा है। ये लोग जो कभी एक दूसरे के लिए अनजान थे, आज एक बेटी जैसी लड़की को खोने पर फूट फूट कर रो रहे हैं। वो इरेना को रेगिस्तान की रीत में ही दफन कर देते हैं। अब टीम में सिर्फ 5 लोग बचे हैं। उद्देश्य है। तोमज जो एक आर्टिस्ट था, वो भी हिम्मत हारने लगता है। उसका शरीर सूख कर गंदा हो गया है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक उन्हें दूर से कुछ हरा रंग दिखाई देता है। ये एक छोटा सा नखलिस्तान ओएसिस है जहां थोड़ा सा गंदा पानी है। ये देखकर वो लोग पागल हो जाते हैं और उसकी छत भरे पानी पर टूट पड़ते हैं। ये गंदा पानी उनके लिए अब दुनिया का सबसे कीमती शरबत है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस गंदे पानी और गर्मी की वजह से रात को सोते हुए ही दुम तोड़ देता है। एक के बाद एक जनुष अपने साथियों को खोता जा रहा है। ऊंचा पहाड़ है, द हिमालयस। जन्नुज कहता है कि अगर उन्हें आजादी चाहिए तो उन्हें इन पहाड़ों को पार करके इंडिया पहुंचना होगा। सीने कट होता है और हमें दिखाई देता है एक मंजार जो पिछले रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है। गर्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सामने खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, द हिमालयस। जनुष, मिस्टर स्मिथ, जोरन और वॉस अब तिब्बत के रास्ते इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जिस्म पर सिर्फ पुराने चिह्ने बचे हैं और पैरों में जूते तक नहीं, लेकिन आजादी की प्यास उन्हें रुकने नहीं दे रही। हमें दिखाई जाता है कि उनका सामना अब उन बर्फीली चोटियों से है जहां ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ सीन शिफ्ट हो तभी उन्हें रास्ते में कुछ तिब्बत के लोग मिलते हैं। सीन कट होता है और हमें एक मोनेस्ट्री दिखाई देती है जहाँ ये भूखे प्यासे मुसाफिर पनाह लेते हैं। इन लोगों की मदद से उन्हें थोड़ा खाना और गर्म कपड़े मिलते हैं। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। इंडिया की बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उन्हें 20,000 फीट की बुलंदी को पार करना था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाता है कि वो लोग बर्फ के ढेरों के बीच से गुजर रहे हैं। हर कदम मौत के बराबर है। जोरान और वोस भी अब खामोश हो चुके हैं। अचानक एक मोड़ पर उन्हें दूर से हरियाली दिखाई देती है। जनुष रुक जाता है और नीचे देखता है। मीलों नीचे उन्हें इंडिया की जमीन, हरे भरे खेत और दरख्त दिखाई देते हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो आजादी थी जिसके लिए उन्होंने 4000 माइल्स का सफर तय किया था। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं, बोस ठंड और थकावट की वजह से गिर जाता है और वही दम तोड़ देता है। जनुष, मिस्टर स्मिथ और जोरन आखिरकार इंडिया की बॉर्डर पर पहुंचते हैं। एक इंडियन सोल्जर उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। जब जनुष कहता है कि वो साइबेरिया से आए हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उन्हें सुकून नसीब होता है। साल गुजरते हैं। 1989 का दौर आता है। अपने पुराने घर की तरफ बढ़ता है। वो वही चाबी निकलता है जो उसने 50 साल पहले छुपाई थी। घर का दरवाजा खुलता है और सामने उसकी पत्नी बैठी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सिर्फ आंसू बहते हैं। जनुष ने उसे माफ कर दिया था। बैकग्राउंड में साइबेरिया की ठंड और गोभी का रेगिस्तान दिखाई देता है। ये याद दिलाने के लिए कि इंसान का इरादा लोहे जैसा हो तो वो आजादी छीन लेता है। एक लंबा सफर आज सुकून पर खत्म होता है।